नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हाल ही में देश में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी यूनियन कैबिनेट, देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री, तमाम तरह के हमारे जो उद्योग हैं उनके प्रतिनिधि और पत्रकार और सम्मानित व्यक्ति जो हैं, उसमें कोई 100 लोग इकट्ठे हुए थे। और उसमें यह पाया गया कि एकता के बारे में जब देश की में बात आती है तो इस समय दो सबसे बड़े खतरे जिनके बारे में हम बात करते हैं, आतंकवाद और माओवाद। उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा खतरा जो है वो देश में बढ़ती हुई नौजवानों की बेरोजगारी है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बारे में कहा कि जब तक अपने नौजवानों को रोजगार या लाइवलीहुड्स के उपाय नहीं देंगे, देश में समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि नौजवान जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, या तो वो नौकरी करेगा, अपना जीवन यापन करेगा, और या वो देश की एकता के खिलाफ काम करेगा। और इसी स्किलिंग के ऊपर फिक्की ने अभी एक 2 दिन की बड़ी कॉन्फ्रेंस करने का मन बनाया है, जिसमें देश भर के जितने भी स्टेक होल्डर्स इस मामले में हैं वो उसमें बैठेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे हम देश के 50 करोड़ नौजवानों को ऐसे उपाय दे सकते हैं जिससे कि वो आगे वाले दिनों में लाइवलीहुड उनका जो है उसको पा सकें। और उसमें हिस्सा लेने वाले 4 लोग हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग यहाँ पर आए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके। राजीव कुमार जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के नए, RCM रेड्डी चेयरमैन हैं फिक्की स्किल्स डेवलपमेंट फोरम के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ILFS एजुकेशन के, संजीव दुग्गल CEO हैं सेंटम लर्निंग के, और दिलीप शिनॉय जो कि सरकार की ओर से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कदम जो है देश में स्किल्स बढ़ाने का, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से पहले नजर डाल लेते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, उसके बाद समस्या से निपटने का हम वो करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस समय कि 15 से 64 साल के बीच में जो जनसंख्या जिन जिन देशों की है, उसमें हिंदुस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जिसकी लाइन जो है वो ऊपर जा रही है। और 2010 से 2050 के बीच में वो 68% लोग जो हैं वो इस उम्र के बीच में होंगे, 15 से 64 के बीच में। चीन तक जो है आप समझ सकते हैं कि उसकी लाइन भी नीचे पहुंच के कोई 60 से भी नीचे पहुंच जाएगी। ये एक बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में होंगे और वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग और हमारे व्यापार उनको बना सकते हैं। इसके बाद में अगर देखें तो बाकी क्या हाल इस समय है दुनिया में यंग पॉपुलेशन का। हिंदुस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय 10.8 है, और US में आप देखें तो 14% जो यंग पॉपुलेशन वहां पर है, और ये 15 से 24 के बीच में है जिनको कि तैयार करना है। अभी वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा हाल नहीं है। चीन में आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है, और ब्राजील में भी 6.7% है। वहां पर भी जो संख्या है हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा नौजवान लोगों की संख्या वहां पर है। अब ये देश कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर कितना पैसा खर्च कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, हर तरह की आप देख सकते हैं कि 5% पैसा पब्लिक सेक्टर से आता है, तो सिर्फ 1.2%। हिंदुस्तान सिर्फ ऐसा देश है जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है एजुकेशन में। बाकी सब जगह सरकारें जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ के पैसा काफी खर्च कर रही हैं। इसमें अगर हम स्किल्स की इस समय बात करें, 500 मिलियन की हम बात कर रहे थे पिछली बार जब हम मिले थे, और उसमें से 2 लोग यहां बैठे हुए हैं जिनको की एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को स्किल करने की। अब तक आपको लगता है कि हम कितना आगे उस पर बढ़ पाए हैं? आपके जो उद्देश्य था, आपका टारगेट था, जो NSDC का जो उद्देश्य था वो करीब है 15 करोड़ लोग 2022 तक। तो उसका ये मतलब होता है कि रफली प्रतिदिन 45,000 लोग ट्रेन होने चाहिए। अगर आप देश के आंकड़े ले तो 1,36,000 लोग प्रतिदिन ट्रेन होने चाहिए। अगर हम 500 मिलियन 2022 से करें तो उसका एक मायना है कि हर दिन NSDC को एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने पड़ेगा हर दिन अगले 10 साल के लिए। तो ये एक तो स्केल की बात है। दूसरा जो है, अगर हम 15 करोड़ करेंगे 2022 तक, तो जो हमारे कैपेसिटी है वो अगले 2-3 साल तक एटलीस्ट 1.5 मिलियन या होनी चाहिए 15 लाख होने चाहिए या 15 मिलियन होने चाहिए 4 साल बाद, और उससे ज्यादा 16 या 17 मिलियन हो गई उसकी कैपेसिटी। तो इन 2 आंकड़ों के बीच में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे
सेंटम वर्क स्किल्स जो पार्टनर है या ILFS जो पार्टनर है, ऐसे करीब 33 प्राइवेट पार्टनर्स के साथ हमने एक किया है। और ये जो कैपेसिटी अभी क्रिएट करेंगे 7 साल बाद, यानी कि ये है 112 लाख, यानी 11.2 मिलियन पर ईयर का कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। और अगर ये जो पार्टनर्स हैं, अगर ये पूरे फुल कैपेसिटी में सक्सेसफुल रहे तो 57.6 मिलियन लोगों को ट्रेन करेंगे। तो ये एक तरीके से स्केल पॉसिबल है, और हमें जो देश को जरूरत है इन जैसे और करीब 30-40 लोगों की को ये पूरा आगे जाने के लिए। फिक्की के माध्यम से यही आप लोगों की कोशिश है। पहले तो मैं आपसे मेरा पहला सवाल ये करना चाहिए था कि फिक्की ने क्यों जरूरी समझा कि हमें एक बड़ी सेमिनार इसके ऊपर करनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को इस पर लाना चाहिए? पंकज, हम लोग इसको असल में अगर इस देश में कोई ऐसी चीज है जो कि हमें रातों में जगाए रखे, जो हमारी नींद खराब करे, तो उस समय वो है बेरोजगारी। नंबर्स आपने देख लिए। और बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर आजकल ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, देश में डिमांड भी है मगर उसके लिए स्किल्स नहीं है देने के लिए। तो जैसा कि दिलीप कुछ देर पहले कह रहे थे कि लोग हैं और लोग नहीं भी हैं, तो इसकी इन चीज़ों पर ध्यान एकत्रित करने के लिए फिक्की ने जो है वो ये 2 दिन की सबमिट करी है, जिसमें कि हमारे 6 पार्टनर कंट्रीज आ रहे हैं और कोई 500-600 लोगों ने इसमें रजिस्टर किया। जितने हमारे मुल्क के सारे स्किल डेवलपर्स हैं वो उसमें भाग लेंगे, क्योंकि फिक्की अपना काम समझती है एज एन एग्रीगेटर ऑफ स्किल्स and as an aggregator of policy information and other information। तो उस अपने रोल के तहत और एक थॉट लीडरशिप के रोल के तहत हमने ये एक इंटरनेशनल समिट कल और परसों ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों पर सिर्फ डिस्कशन ही नहीं होगा, मगर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम आगे दिखेंगे हम लोगों को जो कि बाकी देशों ने उठाए हैं। यूके में, जर्मनी में, यूएसए में, इन सब जगह यही हालत थी एक ज़माने में कभी ना कभी, और उन सब लोगों ने इस दुविधा से वो लोग पार हुए और इस मुश्किल का उन्होंने अच्छी तरह से सामना किया है। तो उनसे क्या सबक हम सीख सकते हैं, इसको समझने के लिए हमने अगले 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हमने बिल्कुल। और बल्कि अगर देखा जाए तो यूके की हमारे जो हाई कमीशन है उन्होंने तो बाकायदा एक स्किल्स काउंसलर जो है उसको अपॉइंट किया है, जो सिर्फ यही काम हिंदुस्तान में बैठ के कर रहा है, तो उनसे हम चीजें सीख सकते हैं। लेकिन समस्या जो है वो इस समय यह है जो आप कह रहे थे कि लोग हैं और लोग नहीं भी हैं। हिंदुस्तान में इस समय 67% ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कहते हैं कि हमें समस्या है अपनी जगह भरने में। तो नौकरियां नहीं हैं ये तो आप नहीं कह सकते, नौकरियां बन रही हैं। 8% की रफ्तार से आपकी इकोनॉमी जो है वो चल रही है, लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं, ज्यादा टीवी खरीद रहे हैं, ज्यादा टीवी देख भी रहे हैं, लेकिन नौकरियां जो हैं वो नहीं बन रही हैं। इसमें मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा ये कि क्या समस्या जब स्किलिंग की आती है तो सिर्फ पढ़ाई करवा देने से लोगों को वो समस्या नहीं बन जाती, और या मिसमैच ये है कि जिस तरह की नौकरियों के लिए लोग चाहिए वो नहीं? सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहिए, जब स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट एक होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए, जिसको स्किल करना चाहिए, ब्रॉडली 3 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी जो है वो स्कूल ड्रॉपआउट्स है, जो 8वीं भी पास नहीं किए हैं, गांव में हैं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। दूसरा है हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं। तीसरा है ग्रेजुएट्स है, कॉलेज ग्रेजुएट्स हो, BA, BSc, MBA जैसा नौजवान बैठे हैं, ऐसा लोग है। ये तीनों का 3 तरह का प्रॉब्लम है। पहले जो है उनका पास जो वो एंट्री लेवल स्किल आप जैसे दिखा रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बहुत सारा जो इंडस्ट्रीज है उसमें एंट्री लेवल जो शुरू में जो मैसन है, ऑपरेटर है, मैनुअल काम कर सकते हैं, नहीं तो स्टोर ऑपरेटर बन सकते हैं, ऐसा लोगों को स्किल करना जरूरी है जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है। दूसरा कैटेगरी जो है हमारा जो 12th पास है, ग्रेजुएट तक है, उसका मिडिल लेवल में जो ग्रेजुएट्स है उसका समस्या ये सबसे बड़ा ये समस्या है, सिर्फ 25% हमारे ग्रेजुएट्स है एम्प्लॉयबल है, उसके एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज है। ये तीनों के लिए 3 तरह का स्ट्रैटेजी जरूरी है, वो तीनों को मिला के चलना पड़ेगा। आप पहले आपका जो शुरुआत किए हैं आप आतंकवादी और उस समय माओवादी समस्या के बाद जो स्किलिंग का है, इफ यू लुक एट ऑल दीज 3, सबसे समस्या बड़ा समस्या कहाँ है? जहां जो सबसे गरीब राष्ट्र है देश में और जहां आतंकवादी है उधर ही ज्यादा गरीबी है, उधर ज्यादा एम्प्लॉयड है। सारी समस्या वहां पर है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब उसको दिखाएं तो हमारे पास में कोई 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। उनको स्किलिंग करके उनको ट्रेनिंग करा के नौकरी देना है, सबसे बड़ा समस्या इसमें आती है। लेकिन उस जगह में नौकरी नहीं है। नौकरी कहाँ है?
मुंबई, पुणे, दिल्ली, साउथ में दूसरा है कोयम्बतूर, इधर जहां जो लोग है जिसको नौकरी जरूरत है वो एक जगह में है, जिसको नौकरी जहां नौकरी है दूसरा जगह में है। सो हाउ डू वी बिल्ड दिस गैप इज द बिगेस्ट चैलेंज। बिल्कुल। क्या इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में हिंदुस्तान में जब से 20 साल से हमारे यहाँ रिफॉर्म शुरू हुए हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है वो टोटली लॉपसाइडेड रहा है। करेक्ट। वो डाउन द विंध्या अलग तस्वीर है, विंध्या के ऊपर आ जाइए अलग तस्वीर। बिल्कुल। जैसे मिस्टर रेड्डी कह रहे हैं, इसका ये सारा कुछ हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारा जो अर्ली एक्सपीरियंस है उससे ये नजर आ रहा है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ चले जाइए तो वहाँ पे लोग हैं, या झारखंड चले जाइए, या मध्य प्रदेश में आप थोड़ा ट्राइबल एरियाज में जाइए तो लोग हैं, उनको नौकरी नहीं है, लेकिन 40% 45% वो अपने 7 किलोमीटर से दूर जाना नहीं चाहते हैं जहाँ वो रहते हैं। वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज लॉपसाइडेड। सो ये 2-3 चीजें कैलिब्रेट करनी पड़ेंगी एटलीस्ट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो आप 8th क्लास पास या जो रूरल मार्केट की बात कर रहे हैं, फॉर इट टू फॉल इनटू शेप। और जो ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं वहां पे तो बहुत सोशल इशू है मेरे हिसाब से, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन का एक बहुत रेवरेंट एक स्पेस है। शादी नहीं होती अगर ग्रेजुएट नहीं हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी कभी पहला काम यह है कि शादी के लिए आपको ग्रेजुएट की जरूरत। कभी कभी मैं हंस के ये भी बोलता हूँ कि MBA करना इसलिए जरूरी है कि शादी हो जाए, बट एक्चुअली नौकरी के लिए स्किल्स चाहिए और एक्सपोजर चाहिए, और वो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उसको डील नहीं करता है ठीक से। अभी ये एक मानसिकता की भी बात है हमारे देश में। मैं अभी यहाँ पर ही मैंने कहा था एक बार कि हमारे देश में इस समय 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है। करेक्ट। अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हमारे नौजवान और नव युवतियां, और बाहर अगर उनसे कहो कि भाई तुम्हें 30,000 रुपए महीना मिलेगा ट्रक ड्राइवर बनने के लिए, तो कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि हमारे में हम लोगों में क्या एक चीज है कि नौकरी से ज्यादा हमें एक ठप्पा चाहिए कि हम ग्रेजुएट हो गए, MBA हो गए, MBA के बाद हमें 10,000 की नौकरी। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में ट्रक ड्राइवर हीरो ना बनते हों। सनी देओल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी तो गदर, उसमें वो ट्रक ड्राइवर था। मगर मुश्किल यही है कि जो वोकेशन के प्रति आई थिंक साइकोलॉजिकली वोकेशन को हम लोग एक डेड एंड मान लेते हैं कि अगर आप मतलब जैसे, जबकि आप देखिए अगर वोकेशन है कुकिंग का, शेफ, कितने ग्लैमरस लोग होते हैं यूरोप में, अमेरिका में। 10 प्रोग्राम टीवी पे 10 प्रोग्राम कुकिंग के बारे में चल रहे हैं। मगर यहाँ पे किसी जगह भाई बावर्ची बनोगे तो आप नहीं, बावर्ची आप क्यों कह रहे हैं? अब बोल दिया अगर शेफ बोलिए आप हिंदी में बावर्ची बनोगे उसकी शादी नहीं होगी। अगर वो कोई सीखना ही नहीं चाहता। लड़की क्या करती है कि सब खाना बनाती है तो खत्म। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मेरा जो छोटा लड़का है, ही इज एक्चुअली स्टडीइंग टू बी अ शेफ, एंड आई रिमेंबर अ कन्वर्सेशन, ही सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, उसमें मेरे पिताजी वहां बैठे हुए थे, तो मेरे पिताजी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या करने वाले हो? तो ही सेड, दादू आई एम गोइंग टू बी अ शेफ। So my father had a heart attack. कि मतलब क्या कर रहा है लड़का? And I had to tell him कि नहीं यार, 3 Idiots देख लीजिए, 3 Idiots पिक्चर देख लीजिए, उसमें जब वो फोटोग्राफर बनना चाहता है क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये मानसिकता में ये साइकोलॉजिकली बहुत डीप है, धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी 60s की और जो टिपिकल पब्लिक सेक्टर हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें ये था कि लड़का अगर बाबू बन गया और उसकी नौकरी लग गई और या टीचर बन गया तो सब ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये हमारी मकौले की धरोहर है। मकौले की धरोहर कि मकौले पुत्र बन के बाबू बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, क्या है आप UDC हैं, LDC हैं, वो बड़ी चीज है। बनस्बत सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है लड़का, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, कुछ भी बनता है। नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जो हमारे यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सोसाइटी में होगा, दैट विल इनेबल दिस होल स्किल्स मूवमेंट। जरूरत तो ये आप जो बात कर रहे हैं, कहाँ हमें जरूरत है, समस्या इस समय ये है कि देश में बाबुओं की बहुत कम जरूरत है। सरकारें छोटी हो रही है लेकिन NGOs बड़े हो रहे हैं। हमें NGOs चलाने के लिए मैनेजर्स की जरूरत है, सरकार चलाने के लिए बाबुओं की कम जरूरत है। अभी कुछ देर में हाजिर होते हैं तो आपको बताएंगे कि कहां पर जरूरत इस समय है और कैसे उसको भरा जा सकता है। मणिमंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में स्किल्स के बारे में। स्किल्स यानी दक्षता, और दक्षता अगर नहीं होगी तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आप PhD कर सकते हैं, आपको ना नौकरी मिलेगी और ना आपका जितना पैसा खर्च हुआ है आपकी पढ़ाई में उसका आपको कोई लाभ हासिल होगा। तो फिकी की जो ये 2 दिन की सेमिनार है, इसके बारे में इसी संदर्भ में हम ये बातें कर रहे हैं। जल्दी से ये भी देख लें कि आपकी जो रिपोर्ट है
अर्नस्ट एंड यंग के साथ में, उसमें क्या बताया गया है कि कहां पर जरूरत पड़ेगी अगले आने वाले दिनों में 2008-2022 के बीच में टेक्सटाइल और क्लोथिंग में? आपको समझ लीजिए कि आपकी जो डिमांड सप्लाई है बेसिकली, और उसमें 61 मिलियन लोगों की जरूरत पड़ेगी और आपके पास में सप्लाई जो होगी वो 35 के आसपास इस समय आपकी समय है, वो चल रही है। तो ये गैप्स हैं इसमें। टेक्सटाइल है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, ऑटो कंपोनेंट है, रियल एस्टेट है, ऑर्गेनाइज रिटेल है, और उसके बाद में आईटी का नंबर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर का नंबर सबसे बाद में आता है। तो ये समस्या जो है, ये मिसमैच जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी भी अगर हम स्किल्स को उठा करके देखते हैं, और आपके जो एनएसडीसी का आपने लोगों को जो दिया है उसमें भी ऐसी कोई चीज बड़े लेवल पर नहीं है। आईएलएफएस में आप लोगों ने ये किया है कि आप जो आप हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें किस तरह से लाखों मेसन, लाखों प्लम्बर, लाखों इलेक्ट्रीशियन जो चाहिए वो तैयार किया जाए। ये तो जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस फिकी, सीआईआई, एनएसडीसी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट से काम कर ही रहे हैं, और मैसन्स है, कारपेंटर्स है, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, आईएलएंडएफएस खुद कर रहे हैं, एनएसडीसी बहुत सारा इंस्टीट्यूशन सपोर्ट किए हैं। इसमें बड़ा समस्या ये होता है, जैसा हम बात कर रहे थे पहले, माइंडसेट का इश्यू। तो जो एक अच्छा कारपेंटर, बार बेंडर जो है, मैसन है, 15,000 रुपए मिलती है तनख्वाह, 15,000 रुपए मिलती है, उसमें सिर्फ 5वीं पास जरूरत है। 5वीं पास, 1 महीना का ट्रेनिंग, 15,000 रुपए मिलती है। लेकिन जो लोग आने के लिए, सीखने के लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। ये दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशंस, आने के बाद कहां रहेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारा इश्यूज हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो बिल्डिंग और रियल एस्टेट हो, टेक्सटाइल्स हो, बाकी जितना सेक्टर्स बोले हैं, वो सब सेक्टर्स में 70%, 70% जो नौकरी जितना नंबर है उसमें 10वीं तक क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है। हाँ। सो इसका मतलब, जैसे मैं बता रहा था, जो डाउन ट्रॉडन है, बैकवर्ड एरियाज है, स्कूल ड्रॉप आउट्स है, उसको फोकस करके हम चलाए, उसका 68% अपना आप रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगा। क्या आप इस अपने सेमिनार के दौरान जो इंडस्ट्री है उनसे ये कहेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपकी जो कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डर्स हैं, फर्म्स हैं, मल्टी $billion नाउ कैपिटलाइजेशन दीज पीपल, कि आप लोग भी इसमें उसी तरह से काम करें जैसे कि आईटी इंडस्ट्री ने अपने लिए किया है? कुछ हद तक तो लोग कर ही रहे हैं और मजबूरन कर रहे हैं, और जो बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं और होती रहती है, और उनकी अप्रेंटिसशिप चल रही है वगैरह से। मगर इस समय जो जरूरत है पंकज, उस समय है जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सेक्टर स्किल काउंसिल्स, डेवलपमेंट काउंसिल्स, जिसमें कि हम इंडस्ट्री से पूछेंगे कि आपको किस तरह की दक्षता की, किस तरह के हुनर की आवश्यकता है, उसके लिए करिकुलम बनाएंगे और फिर उन पे लोगों को हम लोग ट्रेन करेंगे और उनको सर्टिफिकेशन देंगे। मुश्किल क्या है कि जब इंडस्ट्री खुद ट्रेन करती है तो वो अपने कंपनी के हिसाब से करते हैं, और एक इन्फोसिस अलग है जिसका कि मान लीजिए पूरे बाजार में एक सिक्का है कि अगर आपने इन्फोसिस से ट्रेनिंग कर ली तो आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। मगर अगर कोई और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह वाले अगर ट्रेन करें तो जरूरी नहीं है कि उनको दूसरी कंपनी वाले नौकरी दें। तो जरूरत इस समय है स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्डाइज स्किल्स के पैदा करने की जरूरत है। एनएसडीसी आपके पास में स्टैंडर्डाइजेशन की ये चीजें हैं कि आपने एक प्लम्बर का कोर्स कर लिया और वो आपने समझ लिए किसी किर्लोस्कर कंपनी के साथ कर लिया, वो प्लम्बिंग का काम करते हैं। तो ये जो राजीव ने जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स के बारे में बात की है, एनएसडीसी इनको फंड करता है, ग्रांट देता है कि तुम आप ऐसे काउंसिल बना करके ऐसे नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बनाओ, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स बनाओ, क्योंकि जो स्किल है ना, स्किल कॉम्पिटेंसी का एक भाग है। जो कॉम्पिटेंसी कहते हैं, जो आपको काबिल बनाता है किसी काम करने के लिए, उसमें एक स्किल का एस्पेक्ट होता है, एक नॉलेज का एस्पेक्ट होता है, एटीट्यूड का एस्पेक्ट होता है। तो ये तीनों चीज मिलकर कॉम्पिटेंसी होता है। तो एनएसडीसी इनको सेक्टर स्किल काउंसिल्स को फंड कर रहा है। 6 तो अप्रूव हो गए, इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट का जो फिकी ने किया है, 6 बाकी और है। और लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि क्या इंडस्ट्री, और यहाँ पर मैं इंडस्ट्री से थोड़ी मुझे समस्या आती है कि अगर हम उठा करके देखें, पहला काम अगर स्लो डाउन होता है तो इंडस्ट्री अपना कट ऑफ शुरू कर देती है। एवरीवेयर यू हैव जॉब कट्स, यू हैव टू रैंप अप योर बॉटम लाइंस, वो हो जाता है। इस काम को क्या इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट की तरह लॉन्ग टर्म नहीं देखती कि अगर आप इसको अब करेंगे तो अगले 5 साल में फायदा तो आपको होगा? लेकिन इसमें इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए इंडस्ट्री को। मैं ये बोलना चाहता हूं
जो स्किल डेवलपमेंट अभी तक ये समझना चाहिए हम लोग, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो नौकरी के लिए जो तैयार करते हैं, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट का फिफ्टम रहा। हाँ। वो ITI था, पॉलिटेक्निक था। ये जो स्किल डेवलपमेंट है, NSDC क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फंड कर रहा है, फिक्की, CI, इंडिविजुअल कंपनीज ले रहे, पिछले 5 साल का है। पिछले 5 साल में आप देखने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने के लिए, दूसरों के लिए भी करते हैं। IL&FS कर रही है, सेंट्रम करती है, L&T सबसे बड़ा पिछले 5 साल का मूवमेंट है। मैं समझता हूं अभी तक जो भी वेरी वेरी नेसेंट स्किल डेवलपमेंट एज एन इंडस्ट्री इज वेरी नेसेंट, वेरी रिसेंट। और अभी इतना अभी आप देखें तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई हर साल हमें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए गवर्नमेंट से इसको करने के लिए। दूसरे तरीके से देख सकते हैं भाई ये 1 लाख करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है। और हमारा ये सोचना है कि जो जैसे 83, 84 में इंफोसिस और वैसे कंपनीज आए थे IT में, जो नेक्स्ट जो नारायण मूर्ति या प्रेम जी वो स्किल डेवलपमेंट बहुत सिंपल, मैं आपको बता दूं। 80s में आपका इक्विटी कल्चर हिंदुस्तान में शुरू हुई, उसने धीरूभाई अंबानी बनाया। उसके बाद में आपकी IT कल्चर शुरू हुई, उसने नंदन नीलेकनी और नारायण मूर्ति और यासीन प्रेम जी ये सब बनाए। उसके बाद में आपकी टेलीकॉम शुरू हुई, ठीक है, जिसने कि आपके सारे टेलीकॉम जार जो हैं ये सब बना दिए हैं। ये जो मेरे ख्याल में डिकेड होगा वो मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा शेयर करता हूं, क्योंकि जो 33 कंपनी हमने फंड किए हैं, जो फंडिंग हमने लोन दिया है, कोई ग्रांट नहीं दिया है, लोन दिया है, करीब 1022 करोड़ का लोन है। अगर आप 10 साल में उनका टर्नओवर देखेंगे इन 33 कंपनी को 80,000 करोड़ से, जो उन्होंने बिजनेस प्लान हमें सबमिट किए, इन दोनों ये दोनों शामिल है, इनके भी देखिएगा। तो अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम ये करती ऐसे, तो उनको गवर्नमेंट को 80,000 करोड़ देना पड़ता है, और ये अगर आप क्रिएट किए तो ऐसे भी सस्टेनेबल हो सकते हैं। आम आदमी को हम देखें वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान का जो शहरी है वो अपने अनाज के बाद में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है। और ये आपको ये रूरल का है, रूरल में नहीं है अभी उस तरह की। आप देखिए कि एजुकेशन जो है वो 3.5% के आसपास खर्च करता है। लेकिन आप अगर अर्बन इंडिया को उठा के देखते हैं तो तस्वीर ये देखिए तस्वीर की 8.1% ऑन सीरियल्स और 8.09% ऑन एजुकेशन। बराबर, ऑलमोस्ट बराबर। जितना आप खा रहे हैं उतना आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो हायर एजुकेशन और स्कूल्स पे है, ये वोकेशनल स्किल्स पे नहीं है। अगर आप दूसरा आंकड़ा देखें तो अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो ओनली 2% ऑफ पीपल वर्किंग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कोई फॉर्मली ट्रेंड नहीं है। और अगर आप इनफॉर्मल भी जोड़ो तो मिलकर 8% हो जाता है। और एनएसएस पिछले टाइम एनएसएस में डिस्कशन हुआ था 2005-06 और 2009-10 में कोई इस आंकड़े में कोई चेंज नहीं आया। तो एक तरीके से ये जैसे आपने पहले भी बात की थी, डिग्री के और सब जाते हैं, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन और स्किल्स क्योंकि सब सोचते हैं कि किस्मत है। इसका कारण ये है, मैं जल्दी से आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस तरह का कोई बड़ा कैंपेन, देश में पोलियो से खतरा है, पोलियो कैंपेन चल रहा है वेरी गुड एग्जांपल पिछले 15 साल से, और आप देखिए कि 26 केसेस इस साल पोलियो के आए हैं। अभी भी वो भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कम से कम हमने लाखों का जो है वो घटा करके 26 केस कर बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। क्या हमको ये नहीं लगता कि हमको उस लेवल के ऊपर बिल्कुल पोलियो कैंपेन के ऊपर हमको स्किल्स कैंपेन करना चाहिए। गांव में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सही बात है। गांव में वॉल पेंटिंग होनी चाहिए। एक पूरा कैंपेन डिवाइस किया गया है, पूरा एक शॉर्टलिस्टिंग किया गया था, एक करीब 50 करोड़ सालाना का, 5 साल का 250 करोड़ का एक कैंपेन तैयार किया गया है। हम ये वेट कर रहे हैं कि उसको कैसे लॉन्च किया जाए, कब लॉन्च किया जाए, क्योंकि कोई कारण होना चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट और ये मिस्टर रामोदराय का इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल में, और एनएसडीसी ने ये पायलट किया था। ऐसा कैंपेन बहुत जरूरी है और आगे जाके कारण तो बहुत बड़ा आ गया। 212 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवादी सब में उभर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, इससे बड़ा कारण क्या होगा? कल को बेरोजगारी बढ़ जाएगी जब दिल्ली के सड़कों पर अफजली होगी, तब क्या कारण होगा? प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, अगर आप पहले थोड़ा सा कहीं पे कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको एक तरीके से कैपेसिटी नहीं, और आपने कहा था कि लोग इसको एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन के कोई लोन ही नहीं है। हमने पायलट प्रोजेक्ट डेवलप किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोफेशनल के लिए लोन नहीं देता और सेंट्रल बैंक इज गिविंग, दूसरे बैंक दे रहे हैं, बट उनको 13% है
मुझसे बच्चे बोलते हैं कि साहब 4% में 6% में आपको गाड़ी मिल जाती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है, फोन तो 0% पे मिल जाता है। लोन जो है एजुकेशन के लिए वो 13%। कोई बैंक्स देने लोन का जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है ना, एक जो प्रोडक्ट हम पायलट कर रहे हैं वो उसके जो अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि जो ऑटो लोन भी लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं वो आपके प्रीवियस इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ये 5,000 से 4 लाख तक अनसिक्योर्ड लोन जिसकी फर्स्ट क्लास डिफॉल्ट गारंटी एनएसडीसी कोशिश करिए देने के लिए। दिलीप, ये बहुत ही कम जगह है, क्योंकि मेरे बेटे ने लोन लिया, उसने मुझे अपना घर सिक्योर करना पड़ा, एजुकेशन लोन लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि एक तरीके ये बड़े लोन नहीं है। हाँ, 5,000 10,000 रुपए जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है उनको एग्रीगेट करना पड़ेगा, और एक अलग जो पूरा स्किल का जो आगे जाके जो दृश्य देगा देश में देखेंगे। एक और चीज में आप पूरे कीजिए, जो आगे जाके जो दृश्य देखेंगे वो जो पिछले 60 साल में जो हमने किया था, जो और देशों ने किया था, वो हम उसको लागू नहीं कर सकते। पूरे नए अंदाज से देखने की जरूरत है। अगर आप नए अंदाज से नहीं देखोगे तो आप वही पुरानी गलती करोगे और वही रिजल्ट होगा आपका। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना 2-3 है, जैसे आपने बोला ये तो कैंपेन जरूरी है क्योंकि साइकोलॉजिकली देयर इज अ रेजिस्टेंस टू इट। आई थिंक आल्सो इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा टू कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड डेवलपमेंट, नॉट बियॉन्ड देयर ओन रिक्वायरमेंट, है ना। एंड आई थिंक आल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। इंडस्ट्री एंड सो डज गवर्नमेंट। और मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने सेमिनार में बाकायदा डिस्कस करना चाहिए कि इंडस्ट्री और सरकार मिलकर के कॉर्पस बनाए बड़ा, जो कि बैंक्स को गारंटी दे कि अगर आपके लोन डिफॉल्ट होते हैं इसके लिए तो वो उसमें आपका एक गारंटर होना चाहिए। क्योंकि वो गरीब आदमी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो गांव में बैठा हुआ है और वो सिर्फ कितना पैसा खर्च करता है, 450 रुपए खर्च करता है वो महीने में अपने खाने के लिए। वो कहां से आपका 15,000 रुपए 12,000 रुपए का लोन लेकर के आएगा? अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी लगवाने के लिए। इंडियन इकोनॉमी बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर में अपना बिजनेसेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी स्किल्स चाहिए। सब्जी वाला है लखनऊ शहर में, सुबह बैठता है, सुबह वो जितना पैसा आता है 10 रुपए शाम के वो चिटफंड कंपनी को दे देता है। उस लेवल को हमको नई चीजें जो है अभी हमारे जो कॉलोनीज में अभी प्लम्बर चाहिए तो फोन करते हैं, प्लम्बर के लिए वेट करते हो, जैसा 10-15 लोगों को इकट्ठा करा के एक गिल्ड बना के उसको ट्रेनिंग देके यूनिफॉर्म देके मोबाइल में कोई फोन करेंगे वो आ जाएगा, प्लम्बिंग ठीक करेगा, बिल देके चले जाएगा। ऐसा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस स्किल्स भी काफी जरूरी है। एक्चुअली इट्स अ रेवोल्यूशन लेवल थिंग, यू नो, जैसे इसी लेवल पे होगा। आपको बताऊं इस समय हालात ये हैं कि प्लम्बिंग, सिर्फ प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन जो है वो इस समय लंदन शहर के लिए उनका जो वेट जो है वो बाकी चीजों के वेट से ज्यादा है, क्योंकि लोग उस पर काम करते हैं और वो बाकायदा वेट देते हैं जिससे कि लंदन शहर चलता है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं, और ये यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे नौजवान हैं, इनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे, इनके सवाल है वो उठाएंगे। आप देख रहे हैं मनी मंथ, आज हम बात कर रहे हैं स्किल्स के बारे में। मनीमंथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस समय स्किल्स के बारे में, और ये नॉलेज पेपर है, स्ट्रेटेजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में, वोकेशनल सेक्टर में पैसे बनाने हैं तो इसको आप जरूर पढ़ें क्योंकि आने वाले दिनों में अगर 500 लोगों को स्किल होना है और हर एक व्यक्ति से आप $2 लेते हैं तो $1 बिलियन तो वैसे ही हो गया। $20 बिलियन का एनुअल मार्केट है। हाँ, कोटक $1 बिलियन तो वैसे ही आपका हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजीव कुमार हमें ये बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि दिल्ली शहर में अगर आप रहते हैं और आप प्लम्बर हैं तो 6,000 नौकरियां इस समय दिल्ली जल बोर्ड में हैं। दिल्ली शहर में अगर आप रहते हैं और आपके पास में हैवी पैसेंजर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तो 10,000 नौकरियां इस समय डीटीसी के पास में है। और इस तरह से अगर हम हर एक डिपार्टमेंट को खंगालना शुरू करें तो हर एक के पास में नौकरियां हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय 26 प्रिंसिपल्स जो हैं वो चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको कम से कम हमको 15,000 लेक्चरर्स जो हैं वो सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर इस समय चाहिए। लेकिन समस्या वही है कि स्किल्स जो हैं वो उतनी लोगों पर नहीं है और मिसमैच उसमें है। लेकिन और वो इसलिए है कि इस समय अगर हम देखें तो पढ़ाई लिखाई का स्तर हिंदुस्तान का जो है वो ये है कि ग्रेजुएशन और अबव 6% लोग जाते हैं और डिप्लोमा करके 6 यानी 12% से लेकर के 14% के बीच में जो लोग हैं वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं। कोरिया में ये 21% के आसपास है, जो हम अभी 12 और इतने फीसदी पहुंच रहे हैं। हायर सेकेंडरी 20% लोग करते हैं
और सेकेंडरी 35, मिडिल 55, प्राइमरी 70, जो कि नए हमारे सेंसस की फिगर में आया है और सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ गया है और ऑल लिटरेट्स ये है। इसमें अगर हम देखें तो वोकेशनल जो है वो उसका कहीं जिक्र नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं। अब सरकार कह रही है कि कोई 500 के आसपास नए ITIs खोलने की बात हो रही है और उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। ITIs अगर अपग्रेड होंगे तो उसमें एक तो हमारा सरकारी मॉडल ITIs का चल रहा था, नया जो ये मॉडल है PPP वाला, उसको कैसे सस्टेन किया जाएगा, क्योंकि ITI में जो बच्चा जाता है उसके पास में बहुत पैसे नहीं होते। जो ITI का जो है, अगर आप ITI का टोटल कैपेसिटी देखें तो 1.2 मिलियन एनुअली है, लेकिन उसमें करीब 780,000 लोग जाते हैं और 2 ट्रेड, टर्नर जो है और इलेक्ट्रिशियन, वो 70% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी इज फॉर दोज 2 ट्रेड्स। तो एक तरीके से जो ITI का जो है, जो थोड़ा सा मिसमैच है जो इकोनॉमी को चाहिए। और अगर आप टोटल ले लें उसको अभी ले तो जो टोटल कैपेसिटी, जैसे मैं पहले कहा था 4.3 मिलियन है, 43 लाख, उसको आपको 40 मिलियन ले जाना है, तो एक तरीके से वो मिसमैच है। दूसरा जो था, जो PPP मॉडल्स उन्होंने ITIs में लिया था, उनमें IMC क्रिएट किए थे, मैनेजमेंट कमिटीज, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमिटीज, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो पावर जो था और जो डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर जो पार्टनर ले सके उसमें, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो अभी भी वो ओल्ड सिस्टम में जो ट्रेनर्स हैं वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हायर करते हैं, जो पैसा कैसे खर्चना है वो देखे। तो एक नया मॉडल चाहिए उसके लिए। पहले जो 400 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए थे वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम के द्वारा, वो थोड़े से अच्छे चल रहे हैं। इन 1300 दो चीज उसमें जो एड्रेस करे, अपना आप सस्टेनेबल बनेगा। एक चीज जो है, जो भी पढ़ाएंगे, जो नौकरी नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जो चाहे वो पढ़ाइए, जो पढ़ाएंगे उसको नौकरी दिलवाइए। इंडस्ट्रियल लिंकेज अगर आप जो है ITIs बच्चे लोग पे करेंगे, उसका पेमेंट नहीं तो बैंक लोन देगा, बिकॉज योर जॉब इज गारंटी। जो सारे बड़ी चीज उसमें बड़ी चीज ये कि हमें ITIs जिसमें ये 2 या 3 साल के कोर्स होते हैं उनकी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि हमें जरूरत है सर्टिफिकेट कोर्सेज की। 6 हफ्ते से लेके 6 महीने के कोर्सेज की हमें जरूरत है। आज हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग भी है मगर ओल्ड भी हो रही है, केयर गिवर्स की जरूरत है। बिल्कुल 6 हफ्ते में आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। कितनी चीजें, रेडियोलॉजी हिंदुस्तान में सिर्फ 15,000 रेडियोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड है। आप समझ सकते हैं 121 करोड़ लोगों के लिए 15,000 रजिस्टर्ड रेडियोलॉजिस्ट। ये जो ITI का मॉडल है ये बिल्कुल आउटडेटेड मॉडल है, और हमें सीखना चाहिए जर्मनी से, जहां पर 50,000 वोकेशंस की लिस्ट बनी हुई है। हमारे यहाँ तो शायद 500 की लिस्ट है, क्योंकि हमने वोकेशंस डिफरेंशिएट ही नहीं करे कि कितने हो सकते हैं। चश्मा ठीक करवाने के लिए आपको ITI के बंदे की जरूरत है, फोन आपका खराब हो जाता है उसके लिए आपको ITI के बंदे की जरूरत है, आपका लैपटॉप जो है उसमें प्रॉब्लम है उसको ठीक करने ने बोला था ना कि वो जो मैनेजमेंट कमिटीज क्रिएट किए हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसको लिबरेट करना पड़ेगा, तब प्राइवेट सेक्टर उसको जॉइंट वेंचर में उसको ग्रो कर सकते। देखना ये चाहिए कि हमारे यहाँ ITI के मुकाबले में शायद 5,000 ITI हैं हिंदुस्तान में। चीन में 5 लाख ITI, क्योंकि उन्होंने ITI वहां पर अगर आप ITI के रूट से जाएंगे ना, तो ITI में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट लैंड देगा, बिल्डिंग बनेगा, 2-2.5 साल लगेंगे उसको बनने में, और फिर कैपेसिटी नहीं बनेगी। वो जरूरत है अभी कैपेसिटी बनेगी। इन लोगों ने, NIIT ने, एपटेक ने, इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया है वो वही सिस्टम है, वही पैरेलल इनिशिएटिव का जरूरी है, मल्टीपल इनिशिएटिव जरूर है। एक सरकारी सिस्टम का है, एक प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इतना जरूरत इतना ज्यादा है, ये सब मॉडल्स चलना चाहिए विद इंडस्ट्रियल लिंकेजेस। और ये एक मैं पॉइंट बोल दूं, ये जो दिलीप ने बोला ये बहुत जरूरी है कि जो पैसा स्किल डेवलपमेंट जा रहा है उसमें से 50% अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में चला जाएगा तो फिर वो वेस्टेज रहेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, वो बिल्डिंग। वो जो मॉडल है वो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट का है कि आपने इरिगेशन के लिए एक नहर का वो दिया, पहले बिल्डिंग बनी, फिर उसके बाद में कार आई, उसके बाद में AC उसमें लगा, और जब तक लगा नहर बनाने के लिए पैसा खत्म हो गया। सर मेरा दिलीप सर आपसे क्वेश्चन है कि जो डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक साउथ में बहुत हो गया है, नॉर्थ में उसकी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये जो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है इसको आप कैसे डील करेंगे? तो इसका जो है, हमने 2 चीजें की हैं। जो आपने आंकड़े देखे अभी तो है जो स्किल्स गैप सेक्टर में, टेक्सटाइल में, ऑटो में, कंस्ट्रक्शन में,
जो हमारा नेक्स्ट फेज है, जो हर स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल गैप क्या है, तो उससे पता चल जाएगा कहां पे स्किल पैदा हो रही है, जहां पे स्किल की जरूरत है, जहां पे एक्सेस कैपेसिटी है। और तीसरा हम बाद में जो करने जा रहे हैं वो अभी प्राइवेट सेक्टर में क्या कैपेसिटी है। हम अभी दो डिस्ट्रिक्ट में पायलट कर रहे हैं कि हम सेंसस करें या सैंपल सर्वे करें कि जो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर, जो छोटे कंपनीज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, उस स्किल डेवलपमेंट का कैपेसिटी का अभी कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इन तीनों चीजों लेके करीब अगले साल के बीच में हो जाएगा। फिर एक तरीके से पूरा इंडिया का एक पता चल जाएगा कितनी ट्रेनिंग कैपेसिटी है, कहां पे स्किल चाहिए, कहां पे स्किल गैप है। और ये एक तरीके से जैसे कि चंदेरी साड़ीज में, या आप चन्नापटना बैंगल्स में देखें, या बिदरी वर्क में, या ज्वेलरी या बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में, उस लेवल तक स्किल गैप का एनालिसिस होगा कि हम उनको भी कैसे रिवाइव करें। ये बात जो ये पूछ रहे थे ये है कि एक जगह डेंटिस्ट ज्यादा है और एक जगह डेंटिस्ट नहीं है, हाँ, वो तो इनको कैसे हल करें। नहीं तो वो हल करने की जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को एक कैंपेन और भी चलाना पड़ेगा, वो ये कि जो लेबर मोबिलिटी है हमारे एक मुल्क में उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो सो कॉल्ड सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट वगैरह है, इनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। और हम सब लोगों को, आप लोगों को इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये मुल्क हम सबका है और हम जब चाहें जहां काम करें। बस आखिरी चीज ये है कि ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि जो हैदराबाद में जो बच्चा बैठा है डेंटिस्ट बन के, उसको पता ही नहीं कि लखनऊ में डेंटिस्ट की कमी है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन, एक वेबसाइट खोलनी चाहिए हम लोगों की, कहां पर किस स्किल की कमी है। ऐसी अगर वेबसाइट एनएसडीसी खोले या फिक्की खोले तो मेरे ख्याल में उससे बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टडीज जो कर रहे हैं राजीव, ये जैसे कि अभी स्किल गैप स्टडीज हमारी वेबसाइट में है, सेंसस से काफी चीजें तो सामने आ रही हैं और दिस इज ऑल बी ऑन द वेबसाइट। सो ये क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, लोग किसी को कुछ पता नहीं है। वीकली अमेरिका में डेटा सामने आता है कि इस हफ्ते इस जगह, इस स्टेट में, इस बरो में इतना नौकरी कम हो गया। तो उस और ये हमारे स्केल अप के लिए बहुत जरूरी है फॉर कंपनी लाइक अस टू स्केल। जो है ना, सेक्टर स्किल काउंसिल जो पहले बात हुई थी, वो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करेंगे। उनके सेक्टर में अभी कितने लोग स्किल्ड हैं, आगे जाके कहां पे है, कहां चाहिए, कौन से शहर, कौन से में, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन बिहार में आप चले जाइए तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि सड़क कहां पर है और नहर कहां पर है और नदी कहां पर है। तो आप मतलब मुश्किल है काम, ये बिहार में काम कर चुके हैं, मालूम है कि वो चीजें अभी मुश्किल होंगी। लेकिन अगर हमें मोटी बात यहां पर ये समझ में आ जाए कि साउथ में अगर हमारे यहाँ पर ओवर कैपेसिटी है, नॉर्थ में नहीं है, तो हम कैसे इंसेंटिवाइज करें उन लोगों को कि वो नॉर्थ में काम करें, क्योंकि जगह वहां नॉर्थ में भी है। अभी कुछ डेमोग्राफिक प्रेफरेंस भी है। और अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया इस समय इस समस्या को झेल रही है, जो कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आप देख रहे हैं मनी मंत्री। मनी मंत्री, जब बात कर रहे हैं स्किल्स के बारे में, देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनको स्किल्स की जरूरत है। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया कि अगर हम अगले 10-12 साल में इसको तैयार नहीं कर सकते तो देश की जो हमारी एकता है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ये हो सकता है। और सिर्फ देश को नहीं, इस समय दुनिया भर को स्किल्स की जरूरत है। और बराक ओबामा साहब जो हैं, जो जिनको कहते हैं कि रातों को उनको नींद नहीं आती, वेंजी अबाऊ के साथ में, कि देश में नौजवानों को कैसे, वहां पर इस समय हालात यह है कि 2020 में जो डिमांड सप्लाई देखी जाए वहां पर स्किल्ड लोगों की, तो बैचलर्स डिग्री और हायर डिमांड 58 मिलियन, सप्लाई 56.5 मिलियन। टोटल स्किल लोगों की सप्लाई और एसोसिएट डिग्री जिनकी हम बात कर रहे हैं, वोकेशनल, ये सारी जो है 17.7 मिलियन इज द डिमांड, और जो सप्लाई जो है उसमें वहां पर वो ज्यादा है। इसका मतलब वहां पर कैपेसिटी जो है वो वोकेशनल की ज्यादा हो गई है। और उसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड होगी अमेरिका में वो बिजनेस ग्रेजुएट्स, सोशल साइंस ग्रेजुएट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। और इसीलिए बराक ओबामा कहते हैं कि अमेरिकी बच्चे हैं उनको मैथ्स ज्यादा पढ़नी चाहिए। वो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि वहां पर हालात जो हैं वो क्या हैं। एक सवाल और करना है, आप बताइए। सर, मैं पटना से हूँ। सर, पहले लोग वहाँ कंपनियाँ इसलिए नहीं खोलते थे कि वहाँ का माहौल नहीं था। अब तो वहाँ का माहौल बना है जब से नीतीश जी का सरकार आया है। अब क्यों नहीं कंपनियाँ वहाँ जा रही है? नहीं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है।
इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बनने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है कि जो माहौल बेहतर ठीक हुआ है। और कई कंपनियां मैं जानता हूं कि वहां गई हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या गुंजाइश है वगैरह। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, वहां पर जो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जिसे कहा जाए कि मतलब निवेश जो है वो होगा, और इसकी उससे फिर आप नौकरियां 5 साल में भी बड़ी समिट कर चुके हैं नीतीश कुमार जब से आए हैं। ऐसा भी है, 5 साल में भी बहुत सारा कंपनी गए हैं। हम आयरलैंड अफेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संस्था जो है बिहार गवर्नमेंट को साथ काम करते हैं। पिछले 3 साल में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ब्रिटानिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है हिंदुस्तान में, वो आपका हाजीपुर में है, पटना के बगल। अभी वो अगले महीना में नीतीश कुमार जी उसको इनॉग्रेट करने का है। धीरे धीरे बढ़ रहा है और बिहार में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा हो रहा है एग्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में। लेकिन उसका स्ट्रेंथ है। आपने जो सवाल बहुत अच्छा उठाया वो ये है उसका कि हर जगह अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, और इसलिए मुसीबत होगी। रोजगार नहीं होगा तो माहौल और खराब होगा। तो इसलिए सरकार की सबसे बड़ी जो साइकिल है ये बेसिकली, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि माहौल को ठीक रखे। सर मेरा सवाल राजीव सर से है। सर आज जब एक फ्रेशर किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले एक क्राइटेरिया पे बेस किया जाता है कि उसके फाइनल अंक उसे कितने प्राप्त हुए हैं, और कई ऐसे नौजवान बैठे हैं जिनके पास अंक कम है लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी ज़्यादा है। तो हम जब आगे चल करके कुछ सालों में ग्रेजुएट होंगे और एक जॉब की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए क्या ज़्यादा बेहतर होगा, एक प्रैक्टिकल जानकारी या फिर ज़्यादा अंक? नहीं, मेरी नज़र में तो बहुत सवाल अच्छा है, और मेरे नज़र में दोनों होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक मैं अपना जानता हूँ, मैं भी लोगों को नौकरी देता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैं हमेशा सीवी में देखता हूँ कि आपका तजुर्बा है कि नहीं है। और मैंने देखा है अक्सर लगभग 70% प्राइवेट सेक्टर्स पहले अंक के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनमें कितना टैलेंट। मगर मैं ये चीज को आपको थोड़ा बदल दूं, ये कि जो ये अंक की जो खेल है वो सब खत्म हो जाए अगर आपके पास एक हुनर अपने आप हो। अगर आपके पास हुनर हो, स्किल, तो अंक की बात ही नहीं रह जाएगी बीए में कितने मिले, एमबीए में कितने मिले। अगर आप मान लीजिए कंपनी के पास जाएं और आप कहें कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, साथ में एमबीए भी हैं, आपको नौकरी कल की जगह आज मिल जाएगी। अगर आप जाएं किसी कंपनी के पास, आप कहें कि आपको फला हुनर आता है, ड्राफ्टिंग में मुझे डिप्लोमा है, ड्राफ्ट वेरी गुड लेटर, तो मैं आपको कल आज पूरे मुल्क में पूरे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे प्राइवेट सेक्रेटरीज की बेतहाशा कमी है। कोई लोग अब वो खत्म ही होगा जो डिग्रेडेशन लेने वाली बात थी। अच्छे अगर हुनर की जरूरत है तो अंकों की मानसिकता से हट जाइए और इसमें दोनों साथ एक हुनर पैदा कीजिए। पहले जो है अंक का अलावा और कोई यार्डस्टिक नहीं था ना मेजर करने का। अभी हो रहा है स्किल डेवलपमेंट, सेक्टर स्किल्स काउंसिल बन रहा है। कोई हर सेक्टर के लिए कॉम्पिटेंसी क्या होता है एक स्टैंडर्ड बन रहे हैं, वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड रहेगा, अंक के साथ साथ वो भी देखेगा। अभी तक वो नहीं था, अभी एनएसडीसी बना है, धीरे धीरे से सब बिल्कुल जो एक पत्रकार बनना चाहते हैं बिना टाइपिंग सीखे। करेक्ट नहीं, बट इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कोर्स को चूज करना जो आपको स्किल दे। जैसे हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें लोग आते हैं वो फिर एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, स्किल्स नहीं करना चाहते हैं। सो बात हुनर की है, इसको याद रखिए जी। अगर आपके हाथ में हुनर होगा, चाहे आप बावर्ची हो या मेसन हो या प्लम्बर हो या टाइपिस्ट हो या अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको नौकरी हमेशा और अच्छी वैल्यू है। फ्रेज जो है ना, हुनर है तो कदर है, बस वही बात। हुनर है तो कदर है, ये स्किल की सबसे बड़ी बात है, अंकों की कदर नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो 100% हो गया, तो अंक तो मतलब उसकी कदर ही नहीं है। सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उत्तराखंड से जी। सर वहाँ पे अभी तक कोई स्कूल्स या कोई ऐसी नहीं कोई चीज प्रोवाइड हुई है, हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ता है स्टडीज के लिए, और मुझ जैसे और भी बहुत लोग हैं। और फिर हम यहाँ के अगर वहाँ पे हम स्टडी भी करते हैं, हम जॉब मांगने आते हैं, तो हमसे पहला क्वेश्चन यही होता है आप पे एक्सपीरियंस क्या है। उस समय हम पे वो एक्सपीरियंस। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो ये कि उत्तराखंड के बारे में आपने जो बात कही वो बदल रही है। मैं अभी अल्मोड़ा मैं वहाँ का दौरा करने गया था, और वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो बीपीओज वहाँ पर लगा रहे हैं, रूरल बीपीओज जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। पहले वहाँ पर कुछ नहीं होता था, लोगों को दवाई लेने के लिए पिथौरागढ़ जाना पड़ता था।
जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ तो शिक्षा प्रणाली बहुत बड़ी हुई थी शुरू से, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल थे। एक जमाने में ये मशहूर था कि अल्मोड़ा में अगर जूता उछालो तो किसी ग्रेजुएट के सर पे गिरेगा। ये बहुत बड़ी पुरानी देहरादून तो जो है वो पुरानी कहावत। जो हुनर का बात हो रही थी, हर स्टेट गवर्नमेंट में अभी स्किल डेवलपमेंट मिशन बन रहा है, लाइवलीहुड मिशन बन रहा है। सो स्टेट गवर्नमेंट लेवल में भी एक स्किल डेवलपमेंट मिशन, लाइवलीहुड मिशन बनेगा, जो कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनको स्किल्स सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और देयर बाय विल गेट ए डिसेंट। दूसरी चीज ये कि वहाँ और यहाँ पढ़ने में फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ आगे पढ़ने में तो क्या ऐसा नुकसान है, ये सब ये अपना ही तो है ना सारा। मैंने आपको ही बताया, अमेरिका में बहुत जगह है 20 साल के अंदर। हाँ, तो ग्रेजुएट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, 15 लाख ग्रेजुएट चाहिए जो बराक ओबामा। और उनका जो सवाल था कि आपको एम्प्लॉयर पूछता है आपके और एक्सपीरियंस है या अंक है, वो थोड़ा चेंज होगा क्योंकि जो स्किल्स वगैरह का मेजर रिसेंटली एस्टैब्लिश हो रहा है। क्या आप एनएसडीसी की तरफ से इस तरह की करवा सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो, कि किसी का जो है नंबर बहुत ज्यादा नहीं आते, लोग पढ़ाई लिखाई में नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट उसका काम करने का, हुनरमंदी का, लाइक स्किल मेजर होगा, स्किल सर्टिफिकेट। जब उन्होंने प्रश्न पूछा था, मैं सोचा था उनको बताऊं कि अभी जो है कंपनीज शुरू हो गई है जो असेसमेंट टेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ने आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो जब वो लोग आते हैं, जैसे दिल्ली में अगर आप जाए तो कॉम्पिटेंट मोटर्स के ऊपर या वहां पे एक है हायर द जॉब स्टोर, वहां पे जाए तो इफ यू वांट अ जॉब, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और कहते हैं भाई आप बीपीओ में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन आपके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है, आपके पास ये एप्टीट्यूड है, आप तो टीचर बनना चाहिए बहुत। और फिर वो सजेस्ट भी करते हैं। ऐसे कई सारे नए एंटरप्रेन्योर्स शुरू हो गए इसमें, जो कंपनीज के लिए एप्टीट्यूड असेसमेंट करते हैं और फिर उनको बोलते हैं इनको लीजिएगा, इनको मत लीजिएगा। और क्योंकि काफी जो जॉब्स है वो एंट्री लेवल पे, और उनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, उनको ये चलना चाहिए कि आपका स्किल लेवल क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, और उसको कॉम्पिटेंसी मेजर करने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम्स किए हैं। आपका एटीट्यूड संगीतकार बनने का है और आपको करवा दिया घर वालों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ILFS में अगर आप है वो स्टिचिंग बजाने का है, स्टिचिंग वाले दिमाग से वो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ILFS जो करता है। अगर आप एक स्टिचिंग में उनके सीम प्रोग्राम में जाएंगे तो पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है? कलर ब्लाइंडनेस, स्ट्रेट स्टिचिंग और फिंगर डिस्ट्रेक्टिविटी। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास फिंगर की डेक्सटेरिटी नहीं हो तो ये दूसरे भी सेक्टर्स में जा रहा है और हायर एजुकेशन सेक्टर में भी वो भी हो रहा है। अभी सर्विस सेक्टर में जब दूर होगा, जब कॉलेज से जब पास करते हैं, अंक के साथ साथ एक स्किल का असेसमेंट हो, उसको ऊपर भी एक ग्रेडिंग हो, ये गेमिंग के लिए, एक एनिमेशन के लिए, ये इसके लिए ये सूटेबल है। ये जो इंटीग्रेशन जो होगा स्किल्स और एजुकेशन का, सब तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट सब जगह से शुरू हो गया है। जैसे हम ये कह रहे थे, पिछले 5 साल से दोनों का जो मैरिज है बात हो रही है, और गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी ए काइंड ऑफ कंबाइंड कॉम्पिटेंसीज। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि मतलब ये जो एक आशाजनक बात कि आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से पूरे मुल्क, पूरे विश्व की जो आबादी की जो हालत है, हिंदुस्तान पूरे विश्व को स्किल सप्लायर बनने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग चाहें, आज ये है कि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस और एक्सपोर्ट अगर हो सकता है, वो हमारे स्किल्स हो सकते हैं। और उसका 1 out of every 4 वर्कर्स इन द वर्ल्ड, तो उसका ऐसे स्टेट पे क्या असर हो सकता है? आप केरला को देख लीजिएगा। केरला एक उसका लिटरेसी लेवल, उसका पर कैपिटा इनकम, तो उन्होंने मैं यही कहना चाहता था कि इसलिए हम लोगों को निराशजनक नहीं होना चाहिए, और स्किल्स की और हुनर की और दक्षता की जो सप्लाई है उसे तेजी से बढ़ाना चाहिए, और हमारे नौजवानों, नवयुवतियों को उसकी तरफ बहुत खास ध्यान देना चाहिए बनिस्बत की डिग्री, अंक और किसी और रीजन फॉर लॉट ऑफ होप। आई मीन आज बहुत एक्शन है, एनएसडीसी से एक्शन है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, आज हमारी टीवी में बात हो रही है। आई थिंक द नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आशा जो है, ये इसी के ऊपर हम कार्यक्रम खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो लेवल है आशा का, मेरे ख्याल में अभी इसको हमको 4-5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। आप भी इससे होंगे, और तभी जो है जिस हम खतरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी में एक थ्रेट भी होता है, और हमारे यहाँ भी यही बात है कि ये एक बहुत बड़ी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ा खतरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।